देखो, गुणनखंड और गुणज क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो आपने इससे पहले भाग पढ़ा है, तो किसी भी संख्या में जिन जिन लोगों का भाग जाता है वो उसके क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे कोई मुझे ऐसे कह रहा होता कि 12 के गुणनखंड बताओ, तो आप ये कहते सर 12 में जिन जिन संख्याओं का पूरा भाग जाता है वो संख्याएं इसकी क्या कहलाती हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। फिर कोई आपसे ये पूछता कि 12 का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है। सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगा दे तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है, एक होती है। यानी किसी भी संख्या का सबसे छोटा फैक्टर होगा एक, और सबसे बड़ा फैक्टर होगा स्वयं खुद। इसके बीच के दरमियान और भी लोगों का भाग चला जाए, हो सकता है चला जाए, हो सकता है नहीं भी जाए, लेकिन इसके आधे के बाद में किसी का भी भाग नहीं जाएगा स्वयं के अलावा। यानी आप 12 में किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग देना चाहें तो उसके आधे से ज्यादा खुद का ही जाता है। यानी 6 के बाद में 7 का, 8 का, 9 का, इनका किसी का भी पूरा भाग नहीं जा सकता। कोई मुझसे ऐसे कह रहा होता कि 100 के गुणनखंड क्या होते हैं, तो 100 का सबसे छोटा गुणनखंड तो क्या होगा, एक, और सबसे बड़ा क्या होगा, 100। इसके बीच में भी और हो सकते हैं, वो तो चेक करेंगे कि हैं कि नहीं है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो। यदि नहीं हो तो फिर ये अभाज्य संख्या होती हैं। अभाज्य संख्या बताई थी मैंने कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या उनको कहते हैं जिनमें या तो एक का भाग जाए या 100 का। अब गणित की परिभाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि किसी भी संख्या में खुद का और स्वयं का भाग जाए वो अभाज्य कहलाती हैं। या फिर आप गुणनखंडों में बोले तो ऐसे कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड संभव हो। अरे 2 ही गुणनखंड संभव हो वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य या प्राइम नंबर कहलाती हैं। अब बीच में और कोई चेक करेंगे भाई है कि नहीं है। यदि किसी अन्य आदमी का, जैसे इसमें 2 का भाग जाता है कि नहीं, और तो अब ये कौन सी संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। 100 कंपोजिट नंबर है, मतलब भाजित नंबर है ये। 2 का भाग कितनी बार जाता है, 50 बार। एक बात हमें ये और ध्यान होनी चाहिए कि इसके आधे के बाद में तो खुद का ही जाएगा। 100 का आधा 50 होता है, 50 के बाद आप ऐसे नहीं सोच सकते कि कहीं इसमें 51 का पूरा भाग चला जाए, कहीं इसमें 57 का चला जाए, नहीं, किसी का भी पूरा भाग नहीं जाता है आधे के बाद में। कोई भी फैक्टर आप उसके चेक करें तो पहले एक से ही चालू करें, फिर उसके बाद यहाँ 2, बड़ा और छोटा दोनों लिखें साथ साथ। फिर जैसे मैं 2 लिखता तो इधर क्या लिखता, 50, फिर इधर मैं 3 जाता ही नहीं, 4 लिखता तो इधर क्या लिखता मैं, 25, 5 का भाग देता 20 बार, क्योंकि इधर से बड़े से छोटे की ओर अग्रसर रहेंगे, इधर छोटे से बड़े की ओर, और एक सर्टेन पॉइंट पे ये दोनों टच हो जाएंगे मतलब। तो अब आप कहेंगे 6 का नहीं जाता सर, 7, 8, 9 का नहीं जाता, 10 का जाता है 10 बार, तो उधर 10 लिखने की जरूरत नहीं है, बस टच हो गए दोनों। तो कोई ये पूछे कि 100 के कितने गुणनखंड होते हैं, तो 100 के 9 गुणनखंड होते हैं। 100 के अंदर गुणनखंड कितने हैं, इनकी संख्या उनका ज्ञात करनी भी सीखी थी थोड़ी बहुत पिछली क्लासों में, आज भी सीखेंगे। तो फैक्टर क्या होते हैं, किसी संख्या में जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है वो उस संख्या के फैक्टर या गुणनखंड भाजक कहलाते हैं। भाजक मतलब भाग देने वाले उसमें। 12 के कोई गुणनखंड पूछे तो 1, 2, 3, 4, 6, 12 ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। और एक किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड होता है, और स्वयं जो संख्या होती है वो किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड होती है। खुद का ही होता है, किसी भी संख्या का स्वयं ही होगी। 97 का बड़ा ही बड़ा गुणनखंड स्वयं 97 होगा, और क्या होगा, सभी संख्याओं का गुणनखंड स्वयं खुद संख्या ही होगी, और क्या होगी। हाँ। अब कोई आपसे पूछे 36 के गुणनखंड बताओ, 42 के गुणनखंड बताओ, क्या क्या हो सकते हैं, 75 के बताओ, 100 के बताओ, ऐसे 150 तक की संख्याओं के तो डायरेक्ट आपको ध्यान ही होने चाहिए। फिर हम कुछ प्रोसेस करेंगे जिनके माध्यम से उनकी संख्या निकाली जा सके। तो कोई ये पूछे 36 के गुणनखंड बताओ, तो आप कहते सर 1 का भाग जाता है 36 बार, 36 का भाग जाता है 1 बार।
फिर मैं कहता 2 से भी डिविजिबल है तो 2 का भाग जाता है 18 बार, 18 का भाग जाता है 2 बार। फिर मैं कहता 3 का भाग, तो 3 का भाग जाता है इसमें 12 बार, 12 का भाग जाता 3 बार। ऐसे फिर 4 का भाग जाता 9 बार, 9 का भाग जाता 4 बार। दोनों को एक साथ ही जज करें। फिर 6 का भाग जाता है 6 बार, बस 6 गुणा 6 लिखने की जरूरत नहीं है, 6 का भाग 6 बार जाता है, 6 का भाग 6 बार ही जाएगा, फिर दोबारा थोड़ी लिखेंगे उसको। ये भाग जाने वाले होंगे, टच हो गए कि नहीं दोनों साइड से आके। अब कोई बचा भी नहीं, सारे ढूंढे गए मतलब। वैसे छोटे मोटे नंबरों के तो ऐसे खोजने आने चाहिए। अब कोई पूछे कि इसके गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो आप ये कह देते इसमें 9 गुणनखंड है सर। कौन कौन से हैं वो दिख ही रहे हैं। ये डायरेक्ट भी पता किया जा सकता है ये कि नोक नोक निकालने के लिए आपको कुछ घातों में तोड़ना सिखाया था मैंने कि 36 को आप घातों में तोड़े, तो घातों में वैसे 6 की पावर क्या होती है 2, लेकिन इसको इतना तोड़ें कि ये टूटना बंद हो जाए। जैसे 6 तो अभी और टूटता है, तो ये टूटना बंद कब हो सकता है? जब इसको अभाज्य संख्याओं में तोड़ा जाए। अभाज्य संख्या भी बताई क्या होती है? जिसके गुणनखंड होना बंद हो जाए, मतलब खुद और एक ही हो। तो 6 को और तोड़ें तो ये 2 गुणा क्या होता है 3, यानी 6 2 बार है, तो फिर 2 भी 2 बार है और 3 भी। या फिर आप बहुत छोटे रहे होंगे, अभी भी ऐसे कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ा नंबर आ जाए तो ऐसे 2 का भाग देते थे, फिर 18 आता था, फिर 2 का भाग देते थे 9, फिर 3 का, ऐसे करते थे कि नहीं? ऐसे गुणनखंड करना सीखे होंगे, बहुत बार करा होगा, छोटे रहे होंगे तब भी। चलो, तो ऐसा कोई भी मसला हो जाए तो ये 9 निकालने का तरीका ये होता है कि इनके जो घात है, घात दिख रही है ये जो घात है उसमें एक एक बढ़ा दें। जैसे 2 में 1 बढ़ा दें तो 3 हो जाएगा, और उस दूसरे की घात में भी 1 बढ़ा दें तो ये भी 3 हो जाएगा। इसको गुणा कर दें। ये गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने का तरीका होता है कि उनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, उस पे घात लगाओ और उन घातों को एक एक बढ़ा बढ़ा के गुणा कर दो, तो उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात हो जाते हैं। अभी इसको होल्ड ही कर दें, आप तो सिर्फ ये बता दें कि गुणनखंड 42 के क्या होते हैं, वैसे खोज खोज के ही। 42 में क्या होगा? 1 होगा, और कौन होगा 42, फिर 2 होगा 21, 3 होगा 14 थी 42, फिर 4 का जाएगा नहीं, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का जाएगा। 6 का कितनी बार? बस टच हो गए, बड़े की तरफ से छोटे की तरफ से। एक तरफ से बढ़ रहा होगा नंबर, एक तरफ से घट रहा होगा, तो एक पॉइंट पे जाके वो टकराएंगे। तो 42 में कितने गुणनखंड है? 8 गुणनखंड है। फिर मुझे कोई कहता 75 में कितने गुणनखंड है? 75 में कितने होंगे? 1 है 75 है, 2 का जाता नहीं है, 3 है, क्या है 25 है। अरे 1 और 75 है कि नहीं? फिर 2 का जाता नहीं है, 3 और कितना है 3 और 25 थी 75 है। 5 3 4 का जाएगा नहीं, 5 का 15 बार जाएगा। फिर 6 का जाता नहीं है, 7 का नहीं जाता, 8 का 9 का 10 का 11 का 12 का 13 14 15 टच हो गया। बस कितने हैं इसमें? 6 गुणनखंड है। कौन कौन से हैं ऐसे खोजने आने चाहिए छोटे छोटे नंबरों के। तो 100 के अभी बताए थे मैंने थोड़ी देर पहले कि 100 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं। तो ऐसे थोड़े बहुत गुणनखंड तोड़ने आ जाएं, फिर आपको गुणज के बारे में कि गुणज क्या होता है। जैसे पहाड़े का नाम सुनते हो आप छोटी क्लासों में कि पहाड़ा क्या होता है? पहाड़े का सुनते हैं कि नहीं? 2 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, 7 का, तो वो गुणज होता है उसका। गुणज मतलब मल्टीपल। जैसे 2 का गुणज मतलब 2 गुणा 1, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, 2 गुणा 4, 2 गुणा 5। मैं आपसे ये कहता कि 5 का 10वां गुणज बताओ, तो 5 गुणा 10 क्या होता 50। 5 का 17वां गुणज बताओ, तो 17 गुणा 5। मैं कहता कि 7 का 8वां गुणज बताओ, 7 गुणा 8 56। ऐसे बता दे तो गुणज मतलब उस पहाड़ा, आप पहाड़े को 10 तक ही याद करते हैं कि दाए दाए तक ही, और गुणज हो सकता है कहीं तक भी, मतलब वो तो 10 तक के सीक्वेंस में याद करते हैं, पहाड़ा तो आगे भी चलता ही रहता है। तो 5 के गुणज क्या क्या कहलाते हैं? 5 का पहला गुणज 5, दूसरा गुणज 10, तीसरा गुणज 3, 50वां गुणज 5 गुणा 50।
2 का 25वां गुणज कोई पूछे तो 2 गुणा 25। कोई आपसे पूछे 7 का 9वां गुणज क्या होता है तो 7 गुणा 9 63। 3 का 60वां गुणज क्या होता है 3 गुणा 60। कई बार ऐसे अन्य चैप्टर्स के अंदर प्रश्न आएंगे कि 7 के प्रथम 21 गुणजों का औसत बता दीजिए, माध्य बता दीजिए, ये कर दो वो कर दो, जोड़ दो घटा दो। सारों गुणनखंड क्या होते हैं? सारों गुणनखंड का मतलब कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, इधर वाले में भी हो और इधर वाले में भी हो रहे, कुछ चीजें कॉमन हो। जैसे मैंने 4 का गुणनखंड निकाला, 8 का निकाला और 12 का निकाला, यानी 4 में किन किन का भाग जाता है 1 2 4 का। 8 में किन किन का जाता है 1 2 4 8 का। 12 में जाता है 1 2 3 4 6 12 का। और वो कहता कि इनके सारों गुणनखंड ज्ञात करो, यानी जिनमें जो कॉमन आ रहे हैं वो। तो आपको ये दिख रहा होगा इन सब में एक कॉमन आ रहा है कि नहीं। 2 का भी कॉमन तरीके से भाग जा रहा है सब में, 4 का भी कॉमन तरीके से जा रहा है। इनको कहते हैं सारों गुणनखंड। कि भाई इसके सारों गुणनखंड बताओ, 2 3 संख्या देके कि भाई इनमें कॉमन गुणनखंड कौन से हैं। अरे जैसे आप मान लो कहीं अनुपात भी बनाते हैं तो ऐसे आ गया 4 8 और 12 आ गया, तो इनमें से जो सारों गुणनखंड होगा उसको ही तो काटेंगे, जो सेम संख्या से कटेगा। गणित में फिर सारी चीजें वही तो कनेक्टेड हैं जगह जगह। भाई 4 से 2 से ऐसे ही तो काटेंगे, ये जो कॉमन है उनसे ही काट सकते हैं, औरों से काट सकते हैं क्या? जैसे 3 से थोड़ी काट देंगे उनको, 3 से तीनों कटेंगे ही नहीं तो कैसे काटोगे। तो वहां एक उभयनिष्ठ संख्या जो तीनों जगह भाग जाती हो, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड से काट पाएंगे तब जाके सरल होगा वो। तो कभी आगे प्रश्न हो और उसमें हो कि सारा गुणनखंड बताओ, अब मैं ये कहूं कि सारों गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड बताओ, तो सारों गुणनखंडों में जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है वो SCF होता है, महत्तम समावर्त्य होता है उस संख्या का। अरे महत्तम समावर्त्य थोड़ा सा नाम जानते हो कि नहीं है SCF। और एक होता है LCM। गणित में एक मैसे होता है और एक लैसे होता है। ये गुणनखंड हो गए नाम होते हैं, ये गुणज गुणनखंड हो गए, ही कुछ काम है। महत्तम तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें वो गुणनखंड आ रहा है, यानी गुणनखंड नहीं आएंगे तो महत्तम और लघुत्तम आपको नहीं आएगा। आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उच्चिष्ट उभयनिष्ठ गुणनखंड। हिंदी में कहेंगे उच्चिष्ट उभयनिष्ठ गुणनखंड। कहीं को हिंदी का उच्चारण नहीं आता है कि भाई क्या होता है, ऐसे ही बोल लेना आप, तो ऐसी है भी या मैस। हाँ, बड़े से बड़ा भाग जाने वाला, बड़े से बड़ा भाग जाने वाला। जैसे मैं कहता कि 12 का और 18 का महत्तम समावर्त्य बताओ, तो आप इनके गुणनखंड देखते जिनमें कॉमन गुणनखंड हो और बड़े से बड़ा, यानी इनको काटने वाला ही देख लो आप। तो कि मैं इनको यदि सरल कर रहा होता तो बड़े से बड़ी संख्या क्या काटती, तो आप ये करते सर 6 से काट लें, तो इनका मैं से क्या हो गया, फिर काट के देखें कि 2 अनुपात क्या आ जाता। अभी और कटता है क्या? नहीं। अब किस कटना बंद हो जाए तब तक उसका बड़ा वाला फैक्टर नहीं आएगा। अब कोई बंदा हो सकता है कि शुरू में 3 से ही काटता कि सर मैं तो 3 का ही लगा दिया ध्यान सबसे पहले, तो 3 का लगाता तो इधर 4 आता और इधर क्या आता। अभी और कटता है कि नहीं, तो और काट ले, तो बड़े से बड़ा काटने के लिए तब तक काट इनको जब तक ये कटना बंद नहीं हो जाए। तो कोई हो सकता है 1 बार 6 महीने काटे, 2 बार में काट ले, क्या ही हो रहा है उसमें। तो ये SCF होता है उनका। किसी को महत्तम समावर्त्य बाद में आने चाहिए, पहले उसको गुणनखंड के बारे में ऐसे पता होना चाहिए कि इनमें से जो चीज कटेगी वो इनका क्या होगी, महत्तम समावर्त्य होगी। और बड़े से बड़ी कटने वाली, बड़े से बड़ा सारो गुणनखंड होगा वो इनका क्या कहलाएगा, महत्तम समावर्त्य कहलाएगा। और जो छोटे से छोटा सारो गुणज होगा, गुणज जो छोटे से छोटा गुणज होगा वो कहलाएगा क्या, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी देखो यहां नाम आए थे ऐसे देखे हो तो आपने मल्टीपल, तो वो एलसीएम का एम है,
यदि m समझ में नहीं आया तो फिर एलसीएम समझ में नहीं आएगा। और वहां फैक्टर है, उसमें एचसीएफ का एफ है, यानी फैक्टर करने नहीं आए तो फिर वो आगे की मैथ, तब में आपको थोड़ी सी समस्याएं रहती हैं। उन्हीं के दो अलग अलग नाम और देखने को मिलते हैं कई बार, एक तो अपवर्तक और एक अपवर्त्य। अपवर्तक तो किसको कहते हैं? गुणनखंड को, विभाजक को, मतलब भाग देने वाले को। और अपवर्त्य किसको कहते हैं? गुणज को। कई बार ऐसी कोई मामला हो, वही नाम है, मतलब उसके आप ये समझ लें कि ये तो गुणनखंड का दूसरा नाम है और वो किसका नाम है? गुणज का दूसरा नाम है। कभी कभी ऐसे नाम हो तो वो ध्यान करें। ऐसे आ गया कोई प्रश्न? अब बताओ क्या कह रहा है। गुणनखंडों और गुणजों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1100 का गुणनखंड होता है क्या? ऐसे पढ़ना, ऐसे 11 मत पढ़ना, ऐसे पढ़ना 100 का गुणनखंड 11 होता है क्या? होता है नहीं, 100 में भाग जाना चाहिए। यदि गुणनखंड है तो जिसका गुणनखंड है और जो गुणनखंड है उसका उसमें पूरा भाग जाना चाहिए। तो 11 का पूरा भाग जाता ही नहीं है, 100 में कहा जाता है? फिर यहां देखो, 3 का गुणज है 48। 3 का गुणज मतलब, गुणज क्या होता है? पाड़ा। जैसे 3, 6, 9 ऐसे, तो 3 के पाड़े में ऐसे 48 आएगा क्या? आएगा। ये सत्य है बात। सही है कि नहीं ये बात? इनको लक्कड़ से पढ़ना है, ऐसे पढ़ने से कईयों को सारे ही सही लग जाते हैं। लापरवाही से पढ़े तो सारे। 110 का गुणज 11 होता है क्या? ऐसे देखना, 110 का गुणज यानी 110 का पाड़ा बोलूंगा मैं तो इसमें तो आगे 220, 330 ऐसे आएगा। 11 आएगा क्या इसमें कहीं आगे? यहां गुणनखंड कह देता तब तो सही हो जाता। फिर तीसरे में क्या खराबी है? फिर चौथे में क्या खराबी थी? 3 का गुणनखंड गुणनखंड होता है क्या? 3, 3 में भाग देंगे क्या 48 का? अब आपको ये 3-4 बातें याद होनी चाहिए कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, टोटल गुणनखंड क्या होते हैं उसके, या फिर उसमें विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करी जा सकती है और सम गुणनखंडों की कैसे ज्ञात करी जा सकती है। तो कोई भी संख्या देकर आपसे ये कहा जा सकता है कि इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर दो। बिल्कुल आसान बात है और इंपॉर्टेंट बात है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बता दो। इसमें अभाज्य आदमी कितने हैं, मतलब गुणा में। फिर कोई आपसे ये कह सकता है कि सभी गुणनखंडों की संख्या बता दो। सभी गुणनखंडों की संख्या, ये कह सकता है उन सभी में से विषम गुणनखंडों की संख्या बता दो। कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो विषम होंगी और उसमें पूरा भाग देंगी, मतलब विषम गुणनखंडों की संख्या मतलब विषम गुणनखंडों की संख्या। और एक होता है सम गुणनखंडों की संख्या। ये देखिए, अब देखो ये कैसे ज्ञात करे जाते हैं वो सुन लो। कोई भी नंबर ले लिया अपन ने, कोई भी, जैसे मैंने 200 ले लिया, आपसे कहे 200 में कितनी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, या 200 के डिविजर फाइंड कर दो, 200 के भाग फाइंड कर दो, 200 के गुणनखंड फाइंड कर दो। और कितने होते हैं ऐसे संख्या में, गुणनखंडों की क्या ज्ञात कर रहे हैं? संख्या। तो एक तो तरीका होता है कि हम एक ले लेते, फिर 200 ले लेते, ऐसे गिनते ही एक एक कोई कि भाई दो तो ये हो गए, फिर 2 ले लेते, फिर क्या ले लेते? 100। 3 का जाता नहीं, 4 ले लेते, 50 ले लेता, फिर 5 ले लेता, 40 ले लेता, 6 का जाता नहीं, 7 का भी नहीं जाता, 8 का जाता नहीं पता, कईयों को नहीं पता, 25 × 200 नहीं होता क्या? फिर 9 का जाता नहीं है, 10 का जाता, 20 बार जाता 10 का। और
11 का जाता नहीं है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 टच हो गए, बस अब टच ही हो गए। अब तो आगे क्या 22, 23 से कौन बोल रहा है अब? कितने जने हो गए? 12। अरे कितने गुणनखंड हो गए? 12। ये तो मुझे तभी निकालने थे जब अगला पूछे कि भाई एक एक को दिखा, वरना कोई संख्या ही पूछता कि भाई इसमें कितने गुणनखंडों की संख्या बताओ, यानी ये सभी गुणनखंड हो गए, तो उसके लिए मैं क्या करता, पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड करता, इसे इतना तोड़ता कि ये टूटना बंद हो जाए, मतलब घात बनाता इसे। तो इसको मैं क्या कर लेता, कुछ तो ऐसे सोच लेते कि सर इसको 25 अंटे समझ लो, तो ये 5 की पावर 2 हो जाता है, और ये 8 की पावर 2 की पावर 3 हो जाता है, और 5 की पावर 2। 8 को 2 की पावर 3 कह दो, और 25 को 5 की पावर 2 कह दो। अब आप मुझे ये बताएं कि यदि ये घात में टूटना बंद हो जाए, तो फिर मैंने थोड़ी देर पहले ऐसे बताया था कि सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, उन घातों में क्या बढ़ाएं, एक एक। तो आप एक एक बढ़ा दें, इस 2 में एक बढ़ा दें 3, और इस अगले वाले 2 में भी क्या बढ़ा दें, 3 में एक बढ़ा दें 4। एक एक बढ़ाएं तो वो 12 हो गए कि नहीं? अभी तो हमने एक एक खोजे थे, वैसे संख्या का पता करना हो तो मैं अभाज्य गुणनखंड करता, उसकी घातों में एक एक बढ़ाता और उसको गुणा करके उत्तर बता देता। सिंगल भी आदमी हो सकता है कोई, आपसे कहे 27 में गुणनखंडों की संख्या बताओ साहब, 27 में कितने गुणनखंड होते हैं ये गिन के बताओ, 27 में कितनी संख्याओं का पूरा भाग जाता है। तो संख्या नहीं देखनी हो तो मैं 27 के फैक्टर करता, 3 की पावर क्या होता है वो, और इसमें एक बढ़ा देता, बस कितने लोगों का भाग जाता है 27 में, 4 का, एक कार 27 का जाता है, और 3 का और 9 का जाता है, इसके अलावा किसी का ही नहीं जाता है पूरा भाग। तो कोई भी संख्या का फैक्टर पता करने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम, और फिर उस अभाज्य गुणनखंड में भी क्या करते हैं, घातों में एक एक बढ़ा बढ़ा के गुणा करते हैं, जिससे उनके सभी गुणनखंडों की संख्या पता चल जाती है। अभी प्रश्नों के माध्यम से भी करेंगे उसको। अभाज्य गुणनखंड गिने तो क्या करें, जैसे मैंने 200 के फैक्टर करे, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3। अब कोई कहे इसमें अभाज्य संख्या कितनी गुणा हो गई, तो अभाज्य तो ये दिख रही है वही हो गई, 5 तो 2 बार गुणा हो गया, और 2 कितनी बार हो गया, तो इसमें अभाज्य गुणनखंड तो इनको ही गिन के बता दें कितने हो गए टोटल 5। ये इसके लिए तो कुछ अन्य करने का काम नहीं है। कोई मुझे ऐसे कहा सभी गुणनखंड बताओ, तो मैं एक एक बढ़ा के गुणा कर देता, ये 3 हो जाता, ये 4, तो ये क्या हो जाते 12। कोई मुझे कहता कि इसके विषम गुणनखंड बताओ, तो विषम गुणनखंडों के लिए मैं क्या करता, इसमें से विषम संख्या की पावर को 1 बढ़ा देता। अरे बस एक जना ही है, अरे वो तो सम है, ये नीचे वाला सम नहीं है क्या? तो 2 की पावर है तो उसको नहीं करना। यदि वो क्या पूछे मुझसे विषम गुणनखंड, तो जो ऊपर फैक्टर कर रखे हैं आपने उसमें से सिर्फ विषम आदमियों की घात को 1 बढ़ाना है। अब वो ज्यादा जने हो तो गुणा कर देंगे फिर उनको, जैसे इसमें 2 जने थे तो गुणा कर दिया। अब कोई ये पूछे कि सम कितने हैं, तो एक तो तरीका है कि 12 में से 3 विषम है, तो बाकी बच गए वो 9 क्या हो जाएंगे, अरे टोटल 12 हो, उनमें से 3 विषम हो जाए तो सम कितने बचेंगे फिर? फैक्टर या तो सम रहे होंगे या भी सम रहे होंगे, उनके अलावा कोई और रहा होगा क्या कुछ? तो पूरे 12 हैं, उनमें से 3 विषम हो गए, तो बचे हुए क्या हो गए सम। या तो ऐसे पता करें, जैसे विषम का डायरेक्ट पता करा वैसे नीचे वाले का डायरेक्ट पता करें। तो सुने आप, यदि आपसे कोई पूछे इसको ऐसे तोड़ा हुआ दिया जाए या आप तोड़ पाए, फिर आपसे पूछे कि इसमें सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो आप इसकी सम संख्या के गुणनखंड की घात को तो एज इट इज रखेंगे, एज इट इज समझ गए, जैसे इसकी घात तो एज इट इज सम वाले की। तो इनमें तो क्या था, विषम की घात में 1 बढ़ा दो, सारों की घात में 1 1 बढ़ा के गुणा कर दो। इन दोनों का तो एक सा ही माध्यम है, इसका ध्यान रखना, डायरेक्ट निकालना हो तब, या फिर ये निकाल के घटा दें तो आ जाएगा। और इनकी घातों में 1 1 बढ़ाना, बाकी विषम वालों की में तो 1 1 बढ़ाना, विषम का पूछे तब भी विषम वालों में 1 1 बढ़ाना, और सम की पूछे तो भी 1 1 बढ़ाना।
लेकिन सम की पूछे तब आपको सम संख्या में कुछ बढ़ाना नहीं है, लेना ही है बस उसकी घात कोई एज इट इज। और इसमें क्या, विषम वालों में समघात को लेना ही नहीं है। जैसे अब मुझे कोई कहता इन चार चीजों के बारे में, कोई भी नंबर आ जाता, ऐसे आ जाता 1800 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या गिन के बताओ साहब, तो पहले तो मैं 1800 को तोड़ता। तोड़ो 1800 को, 18 गुणा 100 है ये। 18 भी क्या होता है, 9 गुणा 2 होता है, और 100 गुणा 100 है ये। थोड़ा बहुत तो तोड़ के देखे तो इतना तो टूट जाता है, लेकिन अब ये अभाज्य नहीं हुआ, टूटना बंद नहीं हुआ। इतना तोड़ें कि ये टूटना बंद हो जाए। तो आप मुझे बताएं, दो यहाँ है, एक दो 5 गुणा 2 यहाँ आएगा, एक 5 गुणा 2 यहाँ आएगा, तो 2 कितनी बार आएगा, 3 बार। और 3 आएगा कितनी बार, 2 बार। और 5 भी कितनी बार आएगा, 2 बार। ये देख लेना, या फिर ऐसे करके भी कर सकते हैं, आपने खूब किया होगा ऐसे कि मैं इसमें 2 का भाग देता 900 हो जाता, चाहते तो 3 का दे लेते, फिर 3 का दे लेते, फिर 100 आ जाता, फिर 2 का 5 का किसी का भी दे लेते, सारा देना आता है अपने को। या आप आगे पीछे कैसे भी दे लें, लेकिन अभाज्य संख्याओं का भाग दें। बड़े आदमियों का पहले देने तो ज्यादा ही रहता है। फिर 2 का भाग दिया 2 बार, फिर 2 का भाग दिया 2 बार, तो 2 तो कितनी बार मिलता, 3 बार। वो तोड़ लें आप, डायरेक्ट तोड़ना चाहें तो डायरेक्ट भी, ये तो छोटा नंबर है, ऐसे तो वैसे टूट जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड गिनने हो तो घातों का कुछ नहीं करना, बस घातों को गिनना ही है। ये अभाज्य ही है जो दिख रहे हैं वो तो। 3 आदमी है, 2 ए 2 ए, तो टोटल गिन ही देना बस इनको। तो कितना, 4 3 कितना 7, डायरेक्ट ही लिख दो। कोई पूछे सभी गुणनखंडों की संख्या, तो सभी बताओ तो घातों में एक एक बढ़ाओ, तो 3 में कितना बढ़ा देते, 1 तो 4 हो जाता, फिर 2 में 1 बढ़ा देते 3 हो जाता, और 3 में 1 बढ़ा देते 2 में 1 बढ़ा देते 3 हो जाता। तो दिया क्या हो जाता, 36 टोटल गुणनखंड हो जाते कि इसमें 36 आदमियों का पूरा पूरा भाग जाता। 36 ऐसी दुनिया में संख्या होती जो 1800 को पूरा पूरा काटती। अब क्या चाहिए मुझे, सभी विषम गुणनखंडों की संख्या। तो मुझे सम कैंडिडेट्स को छोड़ देना है ऐसे करते समय। तो 3 की पावर 2 है, तो विषम विषम संख्याओं की पावर को 1 बढ़ा लो 3, और 5 भी विषम है तो उसकी पावर को 1 बढ़ा लो। पावर तो सम हो चाहे से विषम हो, नीचे बेस में जो नंबर है उसको देखना है कि सम कौन है विषम क्या है। कितने हो जाते, या तो 36 में से 9 घटा दो, ये 27 आ जाएंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैंने ये बताया भाई, ये निकालोगे फिर घटाओगे, ये तो तामझाम हो जाएगा। तो आप जैसे ही ये अभाज्य गुणनखंड करें और सम गुणनखंड चाहिए, तो सम की घात को तो एज इट इज रखें जैसे 3, और बाकी को जैसे एक एक बढ़ा ही रहे हैं, सारे निकाल रहे हैं। कितने हो जाते, 27। थोड़ा थोड़ा निकालना आ गया होगा कि ये चारों कैसे निकालते हैं, ये चारों चीजें कभी कभी जरूरत पड़ेगी, रोज जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी संख्या के गुणनखंड खालिस्तान होते हैं, मतलब उसमें भाग जाने वाली संख्याओं की क्या खास बात होती है, संख्या के बराबर या उससे कम होते हैं, संख्या के बराबर या उससे ज्यादा होते हैं, संख्या के बराबर ही होते हैं, या संख्या के से कम ही होते हैं केवल। संख्या से कम कैसे होते हैं, खुद नहीं होता क्या, फिर तो तुम तो 100 में फिर 100 ही को मानोगे नहीं। अरे 100 के गुणनखंड निकाले तो 100 से कम ही हुए थे क्या, वो 100 नहीं हुआ, इसके बराबर नहीं हुए। बराबर भी हुआ था और कम भी हुए थे, बराबर और कम दोनों हुए थे। अब ये भी दिक्कत है कहीं को, इतनी छोटी बात में भी भाई गुणनखंड की एक छोटी सी बात पूछी हुई है, ग्रुप डी में पूछी हुई है कि भाई किसी संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं। तो संख्या के गुणनखंड, और आजकल बेसिक बेसिक बात, कल रेट का पेपर लगा था उसमें गणित में बस बेसिक बेसिक बता, चर कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे ही अचर राशियों को पता कितने प्रकार की होती है, ऐसी छोटी छोटी बात ही पूछ दी, बाकी पूरी गणित को चाट के जाओ चाहे से आप। फिर अगलों को ऐसे लगता है कलडा, अरे कलडा क्या, चल अच्छा,
जब छोटी सी बात बोल रहा है बेचारा, फिर कल्टा क्या। अब तुम्हें क्या है, कोचिंगों वाले धनुष बाण पकड़ा देते हैं, कई मिसाइल पकड़ा देते हैं, ये लोग है इसको जोड़ना और इसका ट्रिगर दबाना रहा, वहां दबवाई छोटी सी बात रहा है। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, इसको तोड़े जाओ तोड़े जाओ तोड़े जाओ, ये टूटना बंद हो जाए। तो क्या 16 टूटना बंद हो गया क्या, नहीं, तोड़ेंगे 16 को तो 16 होता है टू दी पावर 4 ये, और इस पे कितनी पावर है, तो ये 7 चौक 28, तो घात पे घात होती है तो घातें गुणा हो जाती हैं, तो दो तो है 28 बार, अरे 16 7 बार हो तो दो होता है उसमें 28 बार। ये जो दूसरे वाला नंबर है ये 27 है, वो 3 की पावर 3 होता है 27, और उस पे कितना है 6, तो आप कहते हैं सर घात के ऊपर घात हो तो घाते गुणा हो जाती, ये 18 जने हैं, 3 को 18 बार लिखा हुआ है, 27 को 6 बार लिखा हुआ है। 5 की पावर 9 तो बेचारा पहले से ही टूटा टाटा ही पड़ा है, इससे ज्यादा टूट ही नहीं सकता। बस अभाज्य के लिए इन घातों को गिन देते हैं, बस अभाज्य के लिए तो कुछ ही नहीं करना, बस सीधा गिन देना है। 28 ईयर 18 ईयर 9, 18 और 9 तो 27 होता है, 27 और 27 54 एक 55 हो जाता। 18 और 9 तो 27, सर ये 27 से एक ज्यादा ही तो है, तो डबल से एक ज्यादा हो जाएगा, 54 से एक ज्यादा 55 हो जाएगा। ठीक है। अब वो कहता कि सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो यहाँ 29 19 और 10 करके गुणा कर देता। विषम गुणनखंड पूछता तो इसमें बढ़ा देता एक, इसमें बढ़ा के गुणा कर देता। सम पूछता तो इसको तो 28 ही रखता, इसको 19 कर देता और उसको 10 कर देता, फिर गुणा कर देता। 105 के गुणनखंडों की संख्या बताओ, या तो गिन भी सकते हैं छोटा नंबर है, या मैंने ये बताया इसको तोड़ लो साले को। एक तो 5 का ही भाग जाता होगा कितनी बार, 21 बार, फिर 3 का जाता है इसमें 7 बार सा, बस ये तो टूटा टाटा ही पड़ा है बेचारा। 3 तो एक बार, 5 भी एक बार, और 7 भी कितनी बार। सभी गुणनखंड चाहिए तो सभी के लिए इसकी घात में एक एक बढ़ा दो, 2 2 और 2 6 नहीं 8। अरे गुणा करना है, जोड़ना नहीं है, वो तो अभाज्य में जोड़ते हैं उनको, घातों को जोड़ना तो अभाज्य में जोड़ते हैं, सभी के लिए तो गुणा करते हैं उसको। कम दे डायलॉग, कम दे। दूसरों को ज्ञान देना बंद कर दे, वो कोई दिक्कत नहीं है, तो मुंह बंद रख, मुंह से माएगा क्या तू। किसको दिक्कत है बैठने में, देख बताओ, है किसी को। इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक हैं, भाजक मतलब गुणनखंड, सबसे ज्यादा गुणनखंड किसके हैं, तो सारों के चेक करने पड़ेंगे। अब आप अभी 200 के चेक करें तो अभी मैंने बताया इसे घात में तोड़ेंगे तो 2 गुणा 10 गुणा 10 है, तो 2 तो 3 बार है इसमें, अरे जीरो में भी तो है 2 गुणा 5, और 5 कितनी बार है, 5 2 बार है। इसके टोटल गुणनखंड बनाए तो 3 में 1 बढ़ा दो 4, और इसमें 3, तो इसमें तो 12 गुणनखंड है। इस ऑप्शन में तो 12 है, वो पूछ रहा है मैक्स टू मैक्स कितने हैं, कौन से ऑप्शन में सर्वाधिक भाजक है, मतलब तो सारों का ही पता करना पड़ेगा। इसका पता कर देता, इसका पता कर लेता, इसका पता कर लेता, इसका पता करो, तोड़ो इसको, 2 का तोड़ ले, 2 से कितनी बार होगा 86 बार, फिर 2 से कितनी बार होगा, बस 43, तो फिर एक ही होगा, तो ये हो जाएगा 43 की पावर 1 और 2 की पावर क्या, इसमें 1 बढ़ाएंगे तो 2 होगा, और उसमें 1 बढ़ाएंगे तो 3 होगा, ये तो 6 ही होंगे इसमें, तो ये तो कम हो गया कि नहीं। इसके कितने होंगे, इसको तोड़ो, 4 का 2 3 का 2 किसका भी 2 तोड़ो, वैसे तो बगैर टूटने वाली संख्या होनी चाहिए।
2 की पावर 3, 2 की 3 बार कहाँ आएगा? 8 का भाग कहाँ जाता है? 156 में। कौन दे रहा है ये 156 में 8 का भाग? 8 का भाग जाता है क्या 156 में? मतलब तुम्हें मैंने 1000 बार कह दिया 160 में 8 का भाग जाता है, इससे 4 पीछे ही चलाने जाके जाता है। फिर आप क्या चाहते हो? मतलब मैंने ऐसे 50 बार बता दिया होगा कि 160 में 8 का भाग जाने लग जाए तो फिर साला 8 आगे ही जा सकता है उसमें भाग, या 8 पीछे जा सकता है, ऐसे इसके टच में ही जाने लग जाता है क्या? ये 12 गुणा 13 भी है, एकाधिक एन में बताया हुआ है। ये 12 का स्क्वायर प्लस 12 है, एकाधिक एन भी है ये नंबर। तो ये 2 की पावर तो 2 है, 3 की पावर 1 है, 13 की पावर क्या है? 1। तो इसमें मैं 1 बढ़ा देता 3, इसकी घात में 1 बढ़ा देता 2, और 2 ये 12 इसमें है, 6 इसमें है, 12 उसमें है, तो सबसे ज्यादा इसमें होंगे, इनमें तो बराबर ही हो गए। फिर ऊपर सर्वाधिक पूछ रहा है तो एक ऑप्शन में सर्वाधिक होंगे ही होंगे फिर उसमें। इसे मैं निकालता भी, इसके टुकड़े क्या होते? 2 की पावर क्या होता? 4 होता, और 3 और 5 15 गुणा जो और होता, यानी कि ये और होते। तो ये तो 1 बढ़ाता 5 होता, ये 2 होता, और ये 2 होता, 5 चौक 20 होते। इसमें 20 फैक्टर होते, ऐसे निकालने आने चाहिए, वरना वहां कैसे पता? एक एक लिख लिख के थोड़ी पता करोगे, लिख के पता करोगे तो बर्बाद हो जाओगे फिर चारों ऑप्शनों में, 4 छोटी छोटी संख्याओं में भी हो जाओगे। 120 के गुणकों की संख्या बताओ, या 120 को कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतया भाग दिया जा सकता है? एक ही बात है, गुणक, गुणनखंड, भाजक, डिविजर। 120 के टुकड़े करो पहले तो, टुकड़े या तो ऐसे करो या वैसे डायरेक्ट करो, कुछ ना कुछ ऐसे देख के ही टुकड़ा कर लिया करो। एक तो भाई ये 30 गुणा 40 है, ऐसे नहीं दिखता है अपने को थोड़ा सा कि सर ये 30 गुणा 4 है, ऐसे भी कर दें, 40 गुणा 3 है, कुछ भी कर लें। तो इसमें 2 2 बार है, 1 बार 2 इधर है, तो 2 तो कितनी बार है? 3 बार, और 3 1 बार, 5 1 बार, ये है। अब आप कहते हैं इसमें 1 बढ़ा दो 4, उसमें 1 बढ़ा दो 2, उसमें 1 बढ़ा दो, ये टोटल गुणनखंडों की संख्या आ जाती। तो इसमें 16 संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा 120। छोटी बात है ये, थोड़ा थोड़ा तोड़ना आ जाए फिर बताना आ जाए तो बता देंगे ऐसी चीजों को। 2280 के भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या बताओ कि कितनी संख्याओं का इसमें पूरा पूरा भाग जाता है। पहले तो इसके टुकड़े करेंगे रे। अरे करेंगे कि नहीं टुकड़ा? 2 का दे लो भाई, कितना आ जाएगा? 1140 आ जाएगा कि नहीं? अगेन 2 का दे लो, 57, और दे लो। और आपको लगता है कि हम 3 का ही देंगे? 3 का दे लो, कभी भी दे लो, आपके मर्जी आई तब दे लो, ये कोई जरूरी नहीं है आप वैसे 1 बाय 1 ही जाए। तो 19 57 कितना हो जाएगा? 90। आपको लगता है सर मैं 5 का दे लूं क्या? 19 का दे लो, 19 का ही दे लो, बड़े का दे आप तो 19 किससे टूटता ही नहीं है। तो कितना बचता? 10। ऐसे गुणनखंड करता, फिर इसमें 2 का दे ले, 5 का दे ले, ये ले। 5 का भाग कितनी बार गया? एक ही बार। 2 का भाग 3 बार, 2 दी पावर तो 3 लिख दे। और 3 कितनी बार गया है? एक बार। और 5 कितनी बार गया है? और 19 भी कितनी बार गया है? एक बार। ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। कोई अभाज्य गुणनखंड पूछता तो 3 और 1 4 5 6 बता देता, अभाज्य गुणनखंड तो 6 बता देता। लेकिन वो ये कहता सभी गुणनखंड या सभी भाजकों की संख्या बताओ, तो घात में 1 बढ़ाओ, 3 में 1 बढ़ाता 4, इस 1 में 1 बढ़ाता 2, सभी में 1 1 बढ़ाओ, तो ये 4 2 8, 8 2 16, और 16 2 क्या हो जाता? 32। ये आंसर आ जाता।
भाजकों की संख्या ज्ञात करनी आ गई होगी। चलो तो अब परीक्षा में प्रश्न आते हैं, उन्हें देखो ऐसे। वह न्यूनतम धनात्मक पूर्ण संख्या n जिसके 24 विभाजक हैं, विभाजक मतलब गुणनखंड, ऐसा ऑप्शन चूज करो इनमें से जिसके 24 गुणनखंड होते हो। तो एक एक को तोड़ तोड़ के देखना पड़ेगा, भी ऐसे देख के थोड़ी पता कर देंगे 24 होते हैं। तोड़ो, देखें इसको, तोड़ो फटाक से। 32 2 की पावर 5 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, डायरेक्ट याद कराया हुआ है। और जीरो में और होता है 2, तो ये तो 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 1 है। 6 में 1 बढ़ा दो 7, इसमें 1 बढ़ा दो 2, इसमें तो 14 गुणनखंड है। ये नहीं 24 वाला चाहिए अपने को। तो 240 में अभी खो जाएगा थोड़ी देर पहले, इसमें 20 है, ये भी काम का नहीं, अभी तो खो जाए इसमें 20। 480 में खोजो, ये इसी का है, इसी जैसा है। देखो गौर से देखो, उससे सही है थोड़ा सा, 2 की पावर बढ़ी है उसमें 1। तो बताओ 48 को तोड़ो। अरे 6 गुणा 80, कुछ ना कुछ तो लिखो उसको। 6 गुणा 80 तोड़ो, 12 गुणा 20 तोड़ो, कुछ ना कुछ तो तोड़ो। तो ये 2 गुणा क्या हो जाएगा 3, और ये क्या होता है 2 की पावर 3 होता है, और 10 में 2 गुणा 5 और होता है। तो 2 देखो 2 बार, 3 और 1 4, 2 बार हो गया कि नहीं यार, यहाँ 5 बार तो 2 हो गया। और 3 की पावर क्या हो गई 1, और 5 की पावर क्या हो गई 1, इसमें 1 बढ़ा दो 6, इसमें 1 बढ़ा दो, जो आ गया 24 आ गया। इसमें 24 गुणनखंड है, इसे पता करें उसका ऑप्शन का। ये तो टूटा टाटा ही दिया है, ये तो खुद ने ही दिया है, ये से सरल तो प्रश्न ही नहीं हो सकता परीक्षा में। क्या पूछ रहा है वो, विषम। यहां देख लेना, गुणक मतलब गुणनखंड, विषम संख्याएं कितनी हैं जो इसको पूरा पूरा भाग देती हूं। तो मुझे कोई ये पूछता अभाज्य कितनी है, तो फिर मैं इसके अभाज्य गुणनखंड काउंट करने के लिए इनको सिर्फ गिनता। तो अभाज्य में तो 9 ले लेता, 5 ले लेता, 4 ले लेता, 6 ले लेता, 24 हो जाते कि नहीं। ये तो अभाज्य गुणनखंड पूछता तो मैं 24 बता रहा होता उसको, लेकिन ये पूछा ही नहीं। वो सभी गुणनखंड पूछता तो मैं इनके जो टुकड़े दे रखे हैं टूटना बंद हो जाए ऐसे टुकड़े कर लें, तो टूटना बंद वाले ही हैं ये टुकड़े। फिर इनमें एक एक बढ़ा दें, 9 में 1 बढ़ा दें 10, 5 में 1 बढ़ा दें 6, 4 में 1 बढ़ा दें 5, और 6 में 1 बढ़ा दें 7। 6 पंजे 30 और 7 दिया 21, 2100 हो जाते। कईयों को नहीं पता चला 21, अरे इसको गुणा तो करो, सभी पूछ रहा है, सभी सभी। अब भी वो पूछ रहा है, वो आया ही नहीं अभी। ये तो मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ टाइम पास के लिए, एक भाई सारे आए हैं, इनको पहले कोई शायद पूछ सकता है वहां। ये निकालने भी नहीं थे, ये तो हम प्रैक्टिस में हैं इसलिए निकाल रहे हैं, कहीं पेपर में आ जाए ये सारों को ही चाटने लग जाए। वो जो पूछे वो ही निकालना होता है वहां। वो पूछ रहा है विषम निकालो साहब, इसमें विषम गुणनखंड कितने हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो आप कहेंगे सर विषम संख्याओं में एक एक बढ़ाओ अब घातों में, तो विषम संख्या है 3 5 7, इसके ऊपर की घात में एक एक बढ़ा दो 6, 4 में भी 1 बढ़ा दो, और 6 में भी 1 कर दो। ये 6 पंजे 30 और 7 दिया, ये विषम आ रहे हैं 210। ये आंसर बता दे। और सभी पूछता तो क्या लगाते 2100, कई तो 2100 को ही 210 बना दिए थे अभी थोड़ी देर पहले। और सम गुणनखंड पूछता तो, अरे सम भी पूछ सकता है कि नहीं। सम के लिए क्या करते हो, या तो ये 210 घटा दो इसमें से, एक तो तरीका ये है कि टोटल में से विषम घटा दो। दूसरा तरीका क्या है कि आप इन सम वाली घातों को तो एज इट इज ले, सम वाली घात को तो 9 ही लेते और बाकी को एक एक बढ़ा के लिखते। तो बाकी को एक एक बढ़ा के लिखते तो 6 5 7 ये तो आता ही एज इट इज। तो अब इसको 210 को ही 9 से गुणा कर दो तो 1800 तो सीधा होता, 200 से 10 से 90 हो रहा था, 1890 आ जाता।
लेकिन इन बाकी लोगों का पता करना जरूरी नहीं था। ये तो मैंने ऐसे बताया है भाई, कई लोग अभी गुणनखंड निकालना सीखे नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा वो देखेंगे, थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो उनके दिमाग में चली जाएगी वो बात। यही निकालना था ये, बस 2-3 सेकंड की बात थी, ये उधर से देख के निकालते तो वैसे ही, क्योंकि इसमें तो ना तो तोड़ना था आपको, ये तो ग्रुप डी के लखनऊ का ही था क्वेश्चन। कितने गुणक सम संख्या में हैं इसके, तो तोड़ना बाकी है क्या इसको? नहीं, टूटा टूटा है, इसको देख लेना एक बार, तोड़ना कोई बाकी हो तो। सम गुणकों के लिए क्या करते हैं, सम संख्या को तो एज इट इज, सम संख्या की घात को एज इट इज उठाओ, जैसे 8 को तो जैसे है वैसे की वैसे ही उठाओ। विषम संख्या की घातों को एक एक बढ़ा बढ़ा के उठाओ, इस 2 में एक बढ़ा देना, इस 3 में भी एक बढ़ा देना, और इसमें भी एक बढ़ा देना, यह आ जाएगा 8 या 24, फिर 6 कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा, इकाई अंक 6 आ जाएगा, तो गुणा करें बगैर भी उत्तर आ जाएगा। अरे ये 24 × 24 नहीं दिख रहा क्या तुमको? जब 32 तक के तो वर्ग में कभी पूछ लो, याद ही है। पांच सौ चिंतर को ऐसे देखते हो तो वैसे नहीं लगता कि वो 24 × 24 है। तो कहो क्या कह रहा है देख, इसका बताओ उत्तर क्या आएगा। निम्नलिखित में से किस संख्या में गुणनखंडों की संख्या विषम होगी? गुणनखंड ज्ञात करो, मतलब टोटल वाले सभी। विषम गुणनखंड ज्ञात नहीं करवा रहा, पढ़ो, देखे पढ़ो, हिंदी के जानकार हो, पढ़ो उसको, देखें क्या कह रहा है। कई तो विषम गुणनखंड निकालेंगे, विषम गुणनखंड निकलवा रहा है क्या इसमें? वो ऐसे कह रहा है गुणनखंड निकाल, और फिर गुणनखंड मान लो 11 आ गए तो वो विषम संख्या के गुणनखंड है। विषम गुणनखंड थोड़ी पूछ रहा है वो। गुणनखंडों की संख्या विषम हो, विषम गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछा, गुणनखंडों की संख्या विषम बता। तो पहले तो 2000 को तोड़ना, ये 20,000 को, 20,000 में क्या होगा इधर देख लेना कैसे तोड़ रहा हूं मैं। दो, 1 2 तो है ही इसमें, फिर 0 बनती है 5 × 2, 5 × 2, 5 × 2, पिछली क्लासों में बताया हुआ है, 4 बार 2 रहेगा, तो 2 कितनी बार है इसमें? 5 बार, और 5 कितनी बार है? 4 बार। ऐसे 0 बनाने में बताया था कि 4 0 कैसे पैदा होती है, 1 2 इधर फ्री कैसे रहता है। और इसमें मैं एक एक बढ़ा देता, तो इसको तो 6 लिखता और इसको 5 लिखता, इसमें तो 30 है। ये विषम गुणनखंड नहीं है, विषम विषम संख्या में गुणनखंड है क्या? 30 विषम होती है क्या? ऐसे 25 को देखता, फिर 1000 की 3 जीरो हैं, तो 25 गुणा जा रही है, तो 25 में 5 की पावर 2 होती है, फिर 5 की पावर 1 1 1 3 ये है, तो 5 की पावर क्या है इसमें? 5 है, और 2 की पावर 3 है, तभी तो 3 जीरो पैदा हो सकती। तो यहां से उठाया तो ये 6 हो गया, और वो हो गया 4, इसमें 24, ये भी विषम संख्या में नहीं है साहब, ये भी विषम संख्या में नहीं है। 196 होता है 14 × 14, और 2 जीरो और हैं तो 10 × 10, ऐसे तोड़ सकते हैं आपको चाहें तो, या फिर वैसे लगा के तोड़ ले। ये 2 × 7, 2 × 7, 2 × 5, 2 × 5, तो 2 कितनी बार आएगा? 4 बार। आप कहेंगे सर 7 2 बार बच गया, तो फिर इन दोनों के पास, और 5 भी 2 बार बच गया। अब मैं कहता 4 में 1 बढ़ाओ तो 5 आता, 2 में 1 बढ़ाओ तो 3 आता, 3 आता, 9 पंजे 45, ये लगा दे भाई। 45 गुणनखंड है, गुणनखंडों की संख्या इसमें विषम है। कहीं विषम गुणनखंड मत खोजने लग जाना। विषम गुणनखंड खोजने के लिए तो मैं इसमें विषम संख्या में 1 बढ़ाता, इसमें ही हो जाते 5, कोई सा ही लग जाएगा फिर तो उत्तर। अगले से
पढ़वाना कि तू क्या चाहता है वो। लगाओ देखें क्या पूछ रहे हैं। गुणनखंडों की संख्या सम संख्या हो, सम गुणनखंड नहीं पूछ रहा वो, गुणनखंडों की संख्या क्या हो, सम हो, वो पूछ रहा है। ये 13 गुणा 13 होता है, फिर 2 जीरो हैं तो जीरो तो 10 गुणा 10 होता है, 2 गुणा 5 तो 13 की पावर तो 2 है, और 10 की पावर 2 है, मतलब इसे और तोड़ें तो ये 2 गुणा 5 होता है, तो 5 की पावर भी 2 है ये, और 2 की पावर भी 2 है। गुणनखंड निकालो, इसका तो 3 हो गया, इसका भी क्या 3 3 3 ही हो गया। इसमें तो 27 है, लेकिन ये विषम नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, सम। सम गुणनखंड नहीं पूछ रहा, गुणनखंडों की संख्या सम हो ये पूछ रहा है। यानी गुणनखंड निकाल सम संख्या में आ जाए तो उत्तर लगा। डी लगाए, ये 36,000 में निकाले तो 36 क्या होता है, 9 गुणा 4 होता है 36, 9 को 4 से गुणा कर दें, और जीरो कितनी बन रही है 3, तो 10 की पावर होता है 3, तो इसमें दो बार आ गया, 3 बार इधर आ गया, तो 2 तो आ गया 5 बार, 5 आ गया इसमें 3 बार, और 3 आ गया 2 बार। अब आप कहते सर इनमें एक एक बढ़ा दो तो ये 6 आ जाता, ये 4 3, एक भी आदमी 6 आ जाता है, किसी भी सम संख्या से किसी भी चीज को गुणा कर दो सम ही पैदा होगी, फिर गुणा करे बगैर भी पता कर देते, ये नहीं ये बेहतर आ जाते कि नहीं इसमें। तो गुणनखंडों की संख्या सम संख्या में हो ऐसा उत्तर बताना था, तो गुणनखंड खोजने आएंगे तभी तो बताओगे आगे। और यहां गुणनखंडों के पास में ऐसे कह देता कि सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, इस सम को हटा के कह देता सम गुणनखंडों की संख्या, सम संख्या वाले गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो फिर ये नहीं आता, फिर तो क्या करता मैं, चेक करता सारों को, तो फिर इसके सम संख्या वालों को तो क्या रखता एज इट इज, और विषम वालों को बढ़ाता, फिर ऐसे पूछ लेता। तो लेकिन वो सम गुणनखंड नहीं पूछ रहा है, गुणनखंड ही पूछ रहा है, यानी सारे गुणनखंड निकालो, फिर उनमें से जो सम संख्या है वो उत्तर बताओ। डायरेक्ट वैसे ही करेगा, ऐसे ही, और कैसे तोड़ के बगैर कैसे करेगा उसको चेक, डायरेक्ट तो फिर कोई कलाबाजी सीख तू। दो अंकों की सम संख्या हूं ऐसे कह रहा है, उस संख्या को फाइंड करो कि संख्या ऐसे कहे कि मैं 2 अंकों की संख्या हूं, 3 4 6 का सारो गुणज हूं, सारो गुणज का मतलब पाड़े में कॉमन आती हो, गुणज का मतलब पाड़ा, और सारो का मतलब उभयनिष्ठ कॉमन, तो 3 के पाड़े में भी कॉमन आती हो, 4 के में भी आती हो, और 6 के मतलब तीनों का भाग जाता हो उसमें। और ये देखो उसके कितने गुणनखंड होने चाहिए, 9 गुणनखंड संभव होने चाहिए। तो बोलो 2 अंकों की तो चारों ही ऑप्शन है, फिर 2 4 6 का, इसमें 2 4 6 का भाग जाता है बिल्कुल, अरे आता है कि नहीं, ये नहीं आता साहब, 56 में कहा आता है, और 36 24 में तो जाता है। अब मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, 9 गुणनखंड किसके हैं ये चेक करना पड़ेगा, गुणनखंडों की संख्या निकालूंगा जिसमें 9 आ जाएगा वो उत्तर लगा दूंगा। तो गुणनखंडों की संख्या निकालना 36 में आसान है, क्योंकि ये 6 गुणा 6 है, पहले तो आसान आसान नंबरों का निकालो जिसमें भी 9 मिल जाए वो उत्तर बता दो। 6 गुणा 6 का मतलब होता है 2 भी 2 बार है और 3 भी 2 बार है, यही है। तो इसमें 1 बटा 2 3, इसमें आ गया, इसमें कितने गुणनखंड है, 9 गुणनखंड 36 में है। कई बार बेहद आसान सी बात भी होती है, चरों के रचरों के गुणनखंड एलडीसी के सिलेबस में भी है कि या तो संख्या वो एक्स वाई जेड के साथ भी पूछ सकता है, ऐसी चीजें। कौन सा इनमें से सत्य है उसको चूज करना है, पहला दूसरा तीसरा, नीचे कह रहा है पहला और दूसरा सत्य है, पहला और तीसरा सत्य है, दूसरा और तीसरा, या सभी सत्य हैं इसमें से।
91 का गुणनखंड 7 होता है क्या? होता है साहब। 91 में 7 का भाग जाता है क्या? जाता है। गुणनखंड का मतलब उसका भाग जाना चाहिए। तो पहला तो बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है साहब। फिर 117 का गुणज, 117 का गुणज तो सत्य 117 का पाड़ा होता है। 117 का पाड़ा बोलेंगे आगे तो 234 आएगा, इससे बड़ा ही आएगा। तो क्या 13 आएगा क्या उसमें? ऐसे पढ़ा करो, 117 का गुणज क्या होता है तो उसमें 13 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो सेकंड वाला क्या है? गलत है, सेकंड वाला गलत है, इसमें दोनों में आ रहा है, यही है फिर तो। पहला और तीसरा सही है। अब तीसरा दिख ही रहा है, 7 के पाड़े में नहीं आएगा क्या? 21 क्या चाहते हो? ये तो तीसरी क्लास का बच्चा बता दे। ये तो और मान लो, तुम तो कुछ भी मान लो, तुम्हारा क्या है, मानने में क्या ही ज्यादा है तुम्हारा। लगाओ। 4 5 6। सबसे छोटा सारो गुणज, सबसे छोटा सारो गुणज। गुणज समझते हो? जैसे 4 का पाड़ा बोले जाओ और 5 का बोले जाओ, गुणज यही होता है। और 6 का बोले जाओ, एक कोई ऐसा नंबर आएगा जो तीनों में जल्दी से जल्दी मिल जाए, उसको कहते हैं एलसीएम, सबसे छोटा गुणज। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अरे लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो पहाड़े में क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। तो इन तीनों का एलसीएम निकाल लो, या इनके गुणनखंड करके भी, गुणा करके भी पता कर सकते हैं। जैसे 4 5 6 हो तो छोटा आदमी ऐसे कि 2 का भाग इसमें जाता है 2 बार, इसमें जाता नहीं है एज इट इज, इसमें 3 बार, फिर 2 का भाग जाता। अब ये कटना बंद हो जाए तो इनको यही गुणा कर लिया करो, फालतू में आगे चाटने की जरूरत नहीं है। ये कोई सा भी आपस में नहीं कटे तो वहीं से गुणा कर दें बस। तो ये 2 2 4 20, 60 हो गया। तीनों के पाड़े में 60 आएगा जो उभयनिष्ठ भी होगा और सबसे छोटा होगा, तो वो तो 60 होगा। और 5 6 9 का सबसे छोटा सारो गुणज, तो इनका भी मैं निकालूंगा तो 3 का भाग दे लूंगा, पहले 5 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। कटना बंद हो गया कि नहीं? अरे कटना बंद, आपस में कोई सा भी कोई से को नहीं काट रहा। तो कितना हो जाएगा? 90। और अंतर का मतलब समझते हो? बड़े में से छोटा घटा दो, 90 और 60 का अंतर 30 आ जाता। इस चीज को क्या कहते हैं? एलसीएम भी कॉल करते हैं। जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ते हैं तो वहां इनको गुणज कहना बंद करके एचसीएफ और एलसीएम कहने लग जाएंगे। जो सबसे छोटा, अरे एलसीएम में भी आ रहा है, मल्टीपल आ रहा है, नहीं कि गुणज का अंग्रेजी आ रहा है कि नहीं? ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। लिस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। और कॉमन का मतलब क्या होता है? सार्व या उभयनिष्ठ। और एम का मतलब गुणज होता है, ये मल्टीपल। ये हिंदी लिखी हुई है और ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, बाद में एलसीएम कहते देगा, इसी बात को एलसीएम कहने लग गए फिर मैथमेटिक्स में। 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज, यानी 12 और 16 का लघुत्तम निकालो तो 16 3 48 में भाग चला जाएगा 12 का भी। अरे बड़े आदमी का पाड़ा बोल लो, 16 2 32 में तो 12 का जाता नहीं है, 3 बार ऐसे बड़े वाले आदमी का थोड़ा थोड़ा पाड़ा बोल के पता लगा सकते हैं। और 10 और 15 का क्या चाहिए? न्यूनतम सार्वगुणज, वही एलसीएम ही। तो 10 का 15 का पाड़ा बोलो, 15 2 30 में ही हो जाएगा। और दोनों को क्या करूं? गुणा। 48 का पाड़ा बोलना आता है अपने को, 50 में से 2 कम है, 50 में से 2 कम, 100 में से 4 कम, 150 में से 6 कम, 144 के 0 लगा दीजिए। हाँ 30 और 60 का सबसे छोटा सारो गुणज
गुणज क्या होता है? मल्टीपल। सबसे छोटा मतलब एलसीएम, सारो चाहिए तो 36 और 60। 60 के पढ़ाई बोल के देख लो। 60 दुआ 120 में तो 36 का भाग जाएगा नहीं। 18 दुआ 36 180 में चला जाएगा। 60 तिया में, 60 में 5 का भाग जा रहा है रेस। तो कितना हो गया इनका एलसीएम? वैसे भी निकाल सकते हैं, अभी मैंने ऐसे बताया, वैसे भी आपको जैसा मुनासिब लगे वैसा कीजिए। 180 हो गया इसका सबसे छोटा सार्वगुणज। फिर उसमें भाग देना है 18 और 45 का सबसे बड़ा। ये 90 कौन बोल रहा है? ये 90 कौन? ये गुणज है क्या? मल्टीपल है क्या? ये तो एचसीएफ है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये तो बड़ा। ये नहीं पढ़ने आते छोटा। यहां गुणज लिखा हुआ है, यहां गुणनखंड लिखा हुआ है 90। अरे 90 देखो तो सही उसको क्या कह रहा है वो। अभी तो आप कोई बच्चे थोड़ी हो, बच्चों को तो फिर भी गुणज और गुणनखंड का एलसीएम एचसीएफ याद नहीं हो। आप तो एलसीएम एचसीएफ को भी जानते हैं। अरे सबसे छोटा सारो गुणनखंड का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा यानी लिस्ट एल, सारो का मतलब कॉमन उभयनिष्ठ, और गुणज का मतलब ये तो ये है। इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ा हाईएस्ट एच, सारो का मतलब कॉमन, और गुणनखंड मतलब फैक्टर। तो वो एलसीएम का मसला है, ये एचसीएफ का मसला है। ऊपर वाला लेसे लेना है, नीचे ऐसे लेना, मैसे लेना है। ऐसा का मतलब होता है इन दोनों में कट जाए वो बड़े से बड़ा। दोनों को काट के देखता मैं, 18 और 45 को काट के देखता। बिगेस्ट से बिगेस्ट क्या कट सकता है इसमें? तो आप कहते हैं 3 से काट लो, जैसे भी काटे हो, या 9 से काट ले, कोई हाई है क्या कट सकता है इसमें से? तो ये 2 बार कटता और वो 5 बार कटना बंद हो गया। यही काटने के माध्यम से। तरकीबें तो बाद में आनी चाहिए। तो अब मुझे बताओ 180 में दोनों का भाग दे देता तो कौन सा उत्तर आ जाता? 45 का दे देते ढूंढते फिरते नीचे। ये पटा करो, ये क्या दे रखा है? छोटा पटार ऐसे ऐसे। हिंदी भी पढ़ने कई बार ये होता है कि पहले गणित नहीं पढ़नी आ रही थी, अभी हिंदी नहीं पढ़नी आ रही। 56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा? बड़े से छोटा चाहिए भाई। बताओ क्या होता? 23 का तो जाता ही नहीं है। 23 का जाता है क्या? इन दोनों में बड़ा गुणनखंड मतलब इधर भी जाना चाहिए और उधर भी। देखो देखे 24 का जाता है इसमें। 24 का कहाँ जाता है? 24 का कहाँ जा रहा है? 18 का नहीं जा रहा, यही हो गया। 28 का भाग जा रहा है, 14 का जा रहा है। तीस 36 42 के सबसे छोटे सारो गुणज। अब ये पढ़ लेना, सबसे छोटा सारो गुणज क्या होता है? लिस्ट, और सारो का मतलब कॉमन, और गुणज का मतलब मल्टीपल। ये देख लेना कहीं आप और ही करो। और इसका मतलब समझ लेना, सबसे बड़ा मतलब हाईएस्ट उच्चिष्ट होना चाहिए, सारो का मतलब कॉमन होना चाहिए, और गुणनखंड मतलब फैक्टर होना चाहिए। हिंदी पढ़ना देख लेना कहीं वो पता ही नहीं चले कौन सी हिंदी किधर। 30 36 42 तो इनका लघुत्तम। तो पहले तो देखो एचसीएफ तो मैं काटने के माध्यम से ही पता कर सकता हूं तीनों में क्या कट सकता है। अब ये एचसीएफ लेना तो सबको आ गया होगा कि जैसे मैं 6 से काटता 5 बार, यहाँ 6 आता और 7 तो वो कटते ही नहीं। फिर तो उसके बाद यही बिगेस्ट आ गया, और कटते तो और काट के उसको गुणा कर देता। दोनों का गुणनफल चाहिए तो 6 को गुणा करना है उससे ऊपर वाला। एलसीएम ले रहा हूं मैं इनका, ऐसे नहीं लेना है तो ऐसे ले लेना।
एक तो देखो 6 से बड़े से बढ़ाई दे लेना ऐसे एक बार, इसमें कोई तो और ऐसे देने की जरूरत नहीं है, ऐसे कॉमन दे, तो जिसका कॉमन जाता है वो तो आएगा ही आएगा। तो इससे क्या बचेगा 5, फिर 6, 7। अब ये आपस में कटते हैं क्या? नहीं। ये जरूर देख लेना 3 जने हो तो कोई 2 जने आपस में नहीं कट जाए, कोई से भी 2 नहीं कट जाए, किसी अन्य नंबर से भी नहीं कट जाए। कटते हैं तो आगे और भाग देने का प्रोसेस जारी रखें, कटना बंद हो जाए तो इनको गुणा कर दें। तो आप कहेंगे सर 6 पंजे 30 और 7 चिकी, तो ये आ जाएगा 42 गुणा 30। अरे यही आ गया। अब गुणा कर लो, सारे को ही गुणा कर लो, क्या हो गया? अरे 0 तो डायरेक्ट आ ही जाएगी। 3 का पहाड़ा, 6 का पहाड़ा नहीं आता क्या? 18 का तो पता नहीं आता है कि नहीं, 18 का भी आता होगा, 36 18 होता है, फिर 18 2 36 होता है, 3 सिलर 18 चौक 72 और 3 कितना हो जाता? 7560 आ जाता। वो देख लेना तुम क्या। 3 गुणा 3 आ जाता है, तो 9 का भाग जाने वाला आता है। अभी भाजकता के नियम पढ़ लिए आपने, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो 9 का तो भाग जाए ही जाएगा उसमें। और 9 के भाग में अंकों का योग क्या बनता है? 9 6 4 10 और 7 17, इसमें भी नहीं बन रहा। 12 और 7 19, इसमें भी नहीं बन रहा। 6 6 12 और 12 24, इसमें भी नहीं बन रहा। 9 कहां बन रहा है? 9 ये बन रहा। वो आप देख लें, छोटी मोटी चीज जानते हैं तो उनको यूज लेना भी देख लें, नहीं भी यूज लेंगे तो इतनी छोटी बात तो वैसे ही जज हो जाती है। 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल। 7 के गुणज जानते हो, 21 के बीच में एक तो 28 होता है। अरे पाड़ा, एक 35 होता है भैया। बस बीच ही पूछ रहा है, बीच ही पूछ रहा है। बीच जानते हो कि नहीं जानते हो? इसके ऊपर से जाओगे क्या उधर 49 के आगे? सबका क्या चाहिए मुझे? योग। इन सबका योगफल कर दे और उस योगफल में भाग दे दे। भाग मतलब बटे में लिख दे, भाग का मतलब बटे में लिख दे रहे इनके। 25 और 30 का सबसे बड़ा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ, कटने वाला। तो बताओ 25 और 30 में से क्या कटता है? 5 ही कटता है बस, आंसर ही आ गया। 28 में पहले जोड़ना 42, इसका मित्र वो है, तो इसमें 2 जोड़ने से 30 हो जाता है, 70 और 30 100 105 और 2 एक कम और एक बार 21 बार कट जाता। 100 में 20 बार जाता है 5 का पहाड़ा, तो एक बार ही तो हो रहा है। 115 होता तो 100 में तो 20 बार जाता ही है, 15 में 3 बार जाता, 23 बार जाता। फिर ऐसे ध्यान रखा करो कहीं पहाड़ा भी नहीं आए तो। इसके आसपास भी तो भाग जाता होगा 5 का। दो 200 और 400 के बीच में 30 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज लिस्ट। तो पहले तो इनका निकालो, उनका निकालो। 30 45 60 का लघुत्तम निकालो। 30 45 और 60 का तीनों में कॉमन दे। पहले तो कॉमन भाग देखो, जैसे 15 का तीनों में जा रहा है, 15 का तो बढ़ा भी चला जाए तो एक साथ भाग दे लिया करो। कोई कॉमन जा रहा हो तो लघुत्तम लेते समय 15 2 30, 15 3 45 और 15 चौक 60। कटना बंद हो गए क्या? नहीं, ये और कटते हैं अभी तो 2 का भाग और दे लो एक बार, और इन सबको क्या कर लो? गुणा। तो 15 2 30 और 36 18, 180 हो गया। क्या ये 200 से 180 के बीच है? 400 के बीच है क्या ये? नहीं, एलसीएम तो इनका 180 आता, लेकिन वो साला चाहता है कि 200 से 400 के बीच चाहिए मुझे। ये तो 200 से भी कम रह गया। तो फिर इसका पाड़ा ही बोलो, 180 का पाड़ा बोलो, जिससे वहां वो कहे कि 400 से 900 के बीच चाहिए, तो फिर इसको आगे और बढ़ा दो, 900 तक बोल लो, वहां जहां तक चाहिए वहां। तो मैं इसका पाड़ा और मल्टीपल कर लेता, जो एलसीएम आया उसका मल्टीपल करके पहुंचा देता वहां। तो आप कहते सर 360 कर दो इसको। सही। अब आ गया कि नहीं 200 के और 400 के इन बिटवीन? चलो, तो अब आगे क्या कह रहा है वो सुनो। 15 24 और 45 का
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कटने वाला, ये तो आसान ही होता है, कटने वाली चीज देखो, इन तीनों में बड़ी से बड़ी क्या कट सकती है? 5 तो कट नहीं सकता, और 3, बस 5 और 3 ही है, और क्या ही कट सकता है? 15 के पास 5 और 3 ही है काटने के लिए। तो आप कहते हैं सर हाईएस्ट इसमें से तो 3 कट सकता है, क्या आंसर आ जाता? भाग लगवा रहा है, दिख ही रहा है, 360/3। देखो देख क्या कह रहा है, 36 और 48 का सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल। सारू समझ रहे, दोनों तरफ कॉमन। 30 और 48 में कौन कौन से धनात्मक गुणनखंड हो सकते हैं जो इधर और उधर हो जाएं? 2 हो सकता है, अरे एक तो 1 हो सकता है। क्या हो सकता है? एक, एक दोनों तरफ जाता है भाग, 2 का भी जा सकता है दोनों तरफ, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 5 का और 6 का जा रहा है, 5 का तो नहीं जा रहा, 6 का, 7 का नहीं, 8 का नहीं, 38 में कहा जाता है? सारों का मतलब समझ गए, कॉमन जाना चाहिए दोनों तरफ। फिर 7, 8, 8 का जा ही नहीं रहा है, 9 का कहां जा रहा है, उधर कहां जा रहा है, 10 का नहीं, किसका जा रहा है, 12 का जा रहा है, फिर 13 का, 13, 14, 15, 16, 18 नहीं, 20, 18 के बाद कौन खोज रहा है? 18 के बाद कौन खोज रहा है? ये कितनी बार बता दिया, आधे के बाद तो, आधे के बाद और जाएंगे क्या भाग तुम्हारे? कहीं रुकोगे एक नहीं रुकोगे फिर तुम? फिर इन सबके गुणनखंडों का क्या कर लो, गुणनफल। इनको गुणा करना आता है सारों को, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो साहब। ये गुणनफल किसके बराबर है? 9, 9, 9 प्लस 9 गुणा कुछ ना कुछ, यहां कैसे कबूतरी मान लो, ये रिक्स्तान। देखे देखो क्या हो गया, 12 गुणा 12 गुणा 12 हो गया, ये 6 2 12 और 4 3 12, 12 गुणा 12 गुणा 12 होता है 1728। 1728 में से वो 999 इधर घटा दो, और फिर वो 9 गुणा क्या है, कबूतर। ये घटा लो या 9 का भाग दे लो, बगैर घटाए भी दे सकते हो। घटाओ, इसमें से देखो 999 घटाना बहुत आसान है, 729 ही बच जाएगा। अरे 1000 ही घटाओ तो ही दिख जाएगा, वो 1000 के पड़ोसी ही तो है। और इसमें 9 का भाग में देता तो कबूतर आ जाता साहब, कबूतर आ जाता 81। 9 गुणा 9 गुणा 9 है वो। इतना देगा, 250 रुपये लग जाएंगे। विवाह योग्य उम्र और निकल जाएगी पूरी। बताओ, अभी तो वैसे गुणनखंड निकाल निकाल के योग करके बताओ मुझे, वैसे तरीका भी होता है डायरेक्ट योग करने का भी। 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताओ, या 100 के सभी भाजकों का योग, एक ही बात है, वो भाजक कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। अरे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं तब तो ऐसे घात बना लेते हैं भाई, 2 की पावर 2 है और 5 की पावर भी क्या है, ये 2 है, ऐसे बना लेते हैं।
ये तो संख्याओं क्या पूछता तब करते, लेकिन वो तो क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। तो पहले सारे गुणनखंड ही निकाल दो, ऐसे छोटे नंबर हो तो ऐसे ही निकालना आना चाहिए कि एक और क्या होगा 100, दो और क्या होगा 50, तीन आएगा नहीं, चार और 25, पांच आएगा 20, छह आएगा नहीं, सात आएगा नहीं, आठ आएगा नहीं, क्या आएगा, बस जोड़ो इनको देखें, जोड़ो। क्या आएगा 217। ये जुड़ ही नहीं रहा कहीं उसे तो। अरे जीरो जीरो वाले तो वैसे ही जोड़ लो, ये देखो जीरो, ये 150, ये 30, 180, ये 30, 25 और 5 30 नहीं होता क्या, और 7 रुपए खुले हैं बस, और क्या ही करोगे। तो कितना आ जाता, ये आ जाता। औसत भी पूछ लेता है। एक बार एसएससी ने ऐसे पूछा था कि 60 के अपवर्तकों का औसत बताओ, ऐसे आ गया था परीक्षा में प्रश्न कि औसत क्या होगा। औसत भी तो योग बटा संख्या होता है, योग निकलेगा तभी तो औसत निकलेगा। अब इनका पहले तो एक और क्या आ जाएगा 60, एक और क्या आ जाता 60, दो और क्या आ जाता 30, तीन और 20, ऐसे ही निकालना आना चाहिए। छोटा नंबर हो तो बाद में मैं एक टेक्निक बताऊंगा जिससे भी निकलता है। चार और किससे निकलता है 15 से, पांच और 12, छह और 10, इधर लिख देता हूं ऊपर देख लेना ये सारे, 7 8 9, बस हो गया। अब जोड़ो इनको, जोड़ो, कईयों को जोड़ना भी नहीं आ रहा, जोड़ना देख लेना जिनको पता नहीं चले हो। ये तो सबको पता ही है, 60 20, नहीं दिख रहा, 120 तो सीधा ही हो गया यार, 30 और 30 60 नहीं हो गया क्या, जीरो में ही देखो, 60 और 60 120 हो गया, 120 तो ये हो गया। फिर इस देखो, इसके साथ देखो 15 के साथ ये मिलाओ 5, 20 और हो गया 100, 140 हो गया। फिर देखो 12 के साथ ये 12 रहा, तो 12 और 6 और 2 8, ये मिला लो 20, ये मिला लो 160, बस खुले रुपए बच गए 8 रुपए, 8 रुपए खुले बच गए। कौन सा आ जाता 168 आ जाता, नहीं आ जाता क्या। ओ अब ये तो छोटे नंबर थे, मान लो कोई बड़ा सा नंबर आ जाता, ये भी छोटा ही है, खैर इसको भी आप पहले तो वैसे ही खोजें। एक का और क्या आता 96, दो का आता 45 और 3 48 आता, फिर 3 का आता 30 93, दो तिया 6 32 तिया 96 होता, 4 में आता 15 60, चौई चौक 96, फिर 5 का जाता नहीं है, 6 का आता, 6 का कितनी बार जाता 16, अरे 6 चौका 24 होता है, 4 को इधर शिफ्ट कर दो 16 हो जाएगा। फिर 7 का जाता है क्या, नहीं 8 का जाता है, 8 का 12 अंटे क्या हो जाता 96, और देखो 9 का जाता नहीं है, 10 का टच हो गया बस। जोड़ो, पहले समझदारी से जोड़ो, कई ऐसे गधों की तरह मत जोड़ना, ऐसे जोड़ना 96 में 4 मिला 2300 का नोट, कईयों को दिखते नहीं है ऐसे जोड़ते समय भी। 48 में कईयों ने 2 मिला दिया कि सर हम 48 में 2 मिला देते हैं, 50 का नोट,
और 12 और 8 बना दिया कईयों ने 20, नहीं देखा। 24 में 16 मिला दिया, 40 मिला दिया है कि नहीं। अब क्या बच गया मेरे पास, 32 में 8 मिला दो, अरे 32 में 6 तो यहां से मिला दो, और 2 यहां से मिला दो, और 1 ये रहा, तो 3 और 1 4, ये है 6, ये 10 हो गए ये, तो ये 42 हो गए। तो 42 में 40 तो पूरा होता है, 2 रुपए क्या होते हैं खुले, ये आएगा, ये बगैर जोड़े ये आएगा। कईयों को नहीं पता कैसे आएगा। अरे 10-10 के नोट तो गिनो, क्या चाहते हो। बच्चे ही पापा जी नहीं कहेंगे वरना। ये तो देखो कम से कम, नौकरी तो बाद में लगेंगे। हाँ अब इधर सुने, ये तो हमने एक एक निकाल के निकाले और फिर जोड़ दिए भाई, छोटे मोटे नंबर थे तो। वैसे हमने डायरेक्ट भी तो गिनना सीखा था, जैसे डायरेक्ट गुणनखंड गिनना सीखा था, वैसे कुछ डायरेक्ट जोड़ने की तरकीब सीखो। ऐसे गुणनखंड कर लेंगे इसके, फिर इन घातों में एक एक बढ़ाएंगे, जैसे 2 दी पावर 3 कर लेंगे और 5 रेज़ टू पावर 3 कर लेंगे, इनमें से एक एक घटा देंगे। सुनना एक बात को, ये देख लेना, फोटो ही कैप्चर कर लेना क्या कर रहा हूं मैं। वो एक घटाया, वैसे ये नीचे नीचे वाली चीज लेनी है, हाथ नहीं लेनी है, उसका भाग देना है उसमें। जैसे 2 दी पावर 3 होता है 8, 8 में से एक घटाता तो क्या बचता 7, फिर उधर 5 की पावर 3 होता है 125, तो यहाँ क्या बचता 124, और नीचे आता 4 का भाग और इधर 1 का भाग। 4 से मैं इसे काटता तो 31 बार होता, तो 7 तिया 21, 7 और 217 बन जाता है। उससे जैसे काउंट करते थे तब एक एक बढ़ा के गुणा करते थे। अब क्या करना है, एक एक बढ़ा के गुणा तो करना है, लेकिन जो एक बढ़ाने के बाद जो नंबर आए उसमें एक कम करना है, उसमें एक कम करना है, फिर गुणा करना है। भाग किसका देना है, ये नीचे वाले आदमी में से एक एक घटा के, बेस में से एक एक घटा के, घात का भाग नहीं देना है, नीचे सिर्फ आधार को एक एक कम कर करके भाग देना है। सुनना फिर से, अभी यहां मैंने 60 के अपर तक गिने कि नहीं, वैसे अलग अलग निकाल के फिर उनको मैं जोड़ा। डायरेक्ट निकालता तो क्या करता, 60 के टुकड़े करता तो क्या हो जाता, 15 चौक 60 हो जाता, तो ये 2 की पावर तो क्या हो जाता 2, और 3 की पावर 1, और 5 की पावर भी क्या हो जाता 1। अब मैं क्या करता, इसका योग बनाने के लिए क्या कर रहा होता वो सुने। योग बनाने के लिए इसमें एक एक बढ़ा देता, तो 2 की पावर क्या कर देता 3, फिर एक घटा देता, और इसमें भाग भी इसमें एक घटा के ही देता। फिर अगला क्या करता, अगले में 3 की पावर 2 कर देता, एक घटा देता, और नीचे 3 माइनस 1 का ही भाग देता। फिर आगे 5 की पावर 1 बढ़ा देता, एक अंदर से संख्या में से घटाता, घात में से नहीं, नीचे 5 माइनस क्या कर देता। तो ये आ गया 8 में से 1 घटाया 7/1 ही आ गया पहले वाला, तो दूसरे वाला 3 3 9 में से 1 घटाया 8/2 आ गया, 4 ही लिख देते इसको। तो 25 माइनस 1 24 बटा क्या आ जाता 8 से तो क्या कट जाता, और 24 अंते कर देता, तो 20 सत्ते तो 140 होता, और 7 चौक 28 होता, 168 आ जाता। ये कोई ज्यादा बड़ी संख्या आ जाए तब उसके गुणनखंडों को जोड़ने की तरकीब होती है। 96 के भी ऐसे कर सकते हैं। 210 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या है, या तो निकाल लीजिए, वैसे 210 के भी निकल सकते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। 210 को तोड़ो, 7 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 हो गया, सभी की पावर क्या आ गई, तो 7 की पावर 2 कर दो, एक घटा दो, और 7 में से एक घटा के भाग दे दो, 3 की एक पावर घटा दो, एक उस खुद में से घटा दो, और खुद में से एक घटा के भाग दे दो, 2 की पावर 1 बढ़ा दो, एक उस खुद में से घटा दो, और खुद में से एक घटा के भाग दे दो, 5 की पावर 1 बढ़ा दो, एक घटा दो उसमें से, और 5 माइनस 1 का भाग दे दो। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 7 7 49 डायरेक्ट पता था तो आप 48 ही लिखते हैं यहाँ।
अरे 7 स्क्वायर माइनस 1 डायरेक्ट 48 होता है कि नहीं? 48 में 6 का भाग डायरेक्ट दे सकते हैं तो 8 आता है यहाँ। फिर यहाँ 9 में से 1 8, 8 में 2 का भाग देते तो 4 आता, ऐसे डायरेक्ट ही दे ले रहे। 4 में से ये होता तो यहाँ 3 ही आता। 25 24 में 4 का भाग देते तो 6 आता। अब गुणा कर लें, 8 चौक 32 और 32 अभी 96 किया था, 96 का छिक्के होगा 600 में से 24 कम, 600 में से 24 कम होता है 10, ये आ जाता। ऐसे थोड़े बहुत कोई योग फल ऐसे आपको आने चाहिए। 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का क्या चाहिए? योग। जो 7 के गुण जो सारों का नहीं चाहिए साहब, उसको 7 के गुण जी चाहिए। तो 84 में भाग दे के देखो, एक तो 1 होता है, एक क्या होता है 84, तो 1 तो 7 का गुणज होता है क्या? इसका योगफल नहीं चाहिए उसको। फिर 2 कितने बार जाता है? ये 7 के पढ़े में गुणज में आता है, ये भी आता है, ये काट दो, ये नहीं आता है। फिर 3 का जाता है क्या 84 में? नहीं, कौन कह रहा है 3 का भाग नहीं जाता? अरे भाजकता पटी है कि नहीं? 8 4 12 मना कर दो तुम तो जाए तो भी। ये 90 में से 6 कम नहीं दिख रहा क्या? 28, 30 में से 2 कम आएगा, तो ये 7 का गुणज नहीं है, ये तो है 4 का भी जाएगा, 1 के चौक 84, लेकिन ये 7 का गुणज नहीं है, 7 के गुणज नहीं लेने। 7 के गुणज 7 से छोटे तो हो ही नहीं सकते। 7 के गुणनखंड 7 या 7 से छोटे होते हैं, गुणज तो उससे बराबर या बड़े ही हो सकते हैं। 5 का जाता नहीं है, 6 का जाता है 14, ये भी 7 का है। फिर 7 का जाता है कितने बार? फिर 8 का जाता है क्या? नहीं, कहां जाएगा 8 का? 80 में जाएगा, फिर 84 में जाएगा क्या 8 का? ऐसे 9 का नहीं, 10 का, 11 गया। 12 गुणज है क्या 7 का? 7 7 के गुणजों को ऐड करना है मुझे, बताओ। 42 को 28 को ऐड करो उस साले को पहले, 70 तो ये हो जाता कि नहीं? और देखे देखो 21 और 21 42, 14 और 7 21 और 21 42, ये हो जाता। 42 को 40 और 2 लिखता मैं, और 84 80 4 होता, 80 4 होता तो ये 6 हो जाता। 6 रुपए खुले मिलेंगे बस आपको लास्ट में। ऐसे देखा करो कि वो जोड़ते समय मैं कैसे जोड़ूं उसको, कि वो आसानी से जुड़ जाएं थोड़े। आपके साथ कईयों के साथ ये भी समस्या है, 84 42 और 28 ऐसे बावड़े हो जाते हैं जोड़ते जोड़ते ही। छोटे छोटे बेसिक नंबर ऐसे सूंघ सूंघ के जोड़ने आने चाहिए, हर खेल की कोशिश करें, वो करने से आ जाते हैं। ऐसे नहीं है उनके लिए कोई किताब पढ़नी पड़ती है और कुछ करना पड़ता है। औसत, औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो मुझे एवरेज चाहिए कहीं, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करता। तो पहले तो भाई इनकी संख्या, 24 तो छोटा ही है, खैर वैसे निकाल भी सकते हैं, या तरकीब बताई हुई है संख्या कैसे निकालते हैं, योग कैसे निकालते हैं। बड़ा नंबर हो तो वैसे ही निकालें। फिर 1 का जाएगा, 24 का जाएगा, 2 का जाएगा, 12 का जाएगा, 3 का, 5 का जाएगा, 4 का जाएगा ना, बस टच हो गया। सबको कितने जने हैं? 6। तो संख्या तो हो गई, गुणनखंडों की संख्या तो हो गई 6। तोड़ के भी कर सकते थे, कोई बड़ा नंबर होता। जोड़ो, जोड़ रहा हूं मैं, ढंग से देख लेना कैसे जोड़ रहा हूं वो। 12 और 8 जोड़ो, 24 और 6 जोड़ो, समझदार आदमी ऐसे जोड़ता, 10 ये हो जाता। तो 12 और 8 क्या हो गया? 20, और 24 और 6 30 50, और ये 10 रुपए हो रहे हैं। 4 2 8 है क्या? 8 8 जने हैं, किसका भाग दे दो? 60 में 8 का भाग दे दो, 7.5 बार पाड़ा बोलेगा। 7 8 56 होता है, फिर आधा पाड़ा और बोलेगा, 4 ही तो बच जाता है, तो आधे बार और भूल जाएगा। 8 का पाड़ा आधी बार में 4 ही तो आता है।
ऐसे थोड़ा थोड़ा नंबर सिस्टम के साथ गुणनखंडों का भी ख्याल होना चाहिए। ये भाग से रिलेटेड ही मैटर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ध्यान होना चाहिए। ज्यादा तो एलसीएम एचसीएफ काम आते हैं इनके, मतलब गुणनखंड, वो सारा गुणनखंड जो हाईएस्ट लिस्ट होते हैं। 112 का गुणज पाने के लिए, 112 का गुणज मिल जाए कोई सा, वो पाने के लिए 72 को कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें। मतलब 112 का पाड़ा और उस 72 का पाड़ा मिल जाए उस पे, तो इनको ऐसे बराबर कोई गुणज हो तो वो दोनों को सेम बनेगा, तो इसको काट के देख लें, उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज होगी उससे गुणा कर दें। जैसे इन दोनों को मैं काटूं, किससे काट लेता, 4 से। 4 से काटता तो 25 और 3 28 बार तो ये कटता। अरे 125 बार कटता है तो 12 3 बार कटता होगा 4 से। और ये कितने से कटता, 18 चौक 72। अब वो कह रहा है इसको कहीं से और गुणा करें, 112 का और काट लो इसको, 2 से कटता है, इधर 9 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 14। तो उस संख्या को मैं 14 से और गुणा करूं, किससे गुणा कर दूं, 14 से। अरे 72 गुणा 14 कर दूंगा तो इसके पाड़े में आने लग जाएगा, ये उसके पाड़े में कहीं ना कहीं आने लग जाएगा। इनको काट के देख लेना, इसमें जो एक्स्ट्रा चीज बच गई उतना और गुणा कर दे, उसका गुणा चाहिए इसका, इसके पाड़े में उसका पाड़ा मैच होना चाहिए। अरे कोई छोटा सा नंबर भी लिखता मैं ऐसे, आपसे कोई ऐसे कह देता कि 18 के पाड़े में किसी का गुणा जाने लग जाए, कोई भी ऐसे नंबर होता कि भाई 14 का पाड़ा बोले, 18 का पाड़ा बोले, तो 18 के पाड़े में 14 का पाड़ा मिलने लग जाए, मतलब 14 के पाड़े में कोई ऐसा नंबर आए जो 18 के पाड़े में भी आए, तो उसका कैसे पता किया जाए, इसको मैं कहीं से गुणा करूं कि वो आ जाए। तो मैं इन दोनों को काट के देखता, इधर 7 बचता इधर 9, तो इसमें 9 एक्स्ट्रा है कि नहीं, तो उसे 9 से गुणा कर दें तो 14 निम्मे जो आएगा ना वो 18 के पाड़े में भी आएगा। अरे 14 नाम 126 होता है कि नहीं, तो ये 18 के पाड़े में भी आएगा फिर। अरे अब 14 गुणा 9 हो जाएगा, वो 18 से नहीं कटेगा क्या, ऐसे ही चेक कर लिया करो, ये काटना वाटना आ गया भाई, ये 2 बार, ये पूरा ही कटेगा, 7 बार आएगा, बोलने की भी जरूरत नहीं होती है, इसलिए मैंने उनको काटा ही है, वरना गुणा उना लघुत्तम लेता मैं कई सारे अड़ंगे करता। पढ़ लें तो कल पढ़ेंगे दूसरी बात। धन्यवाद।